तो अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे दैट बेस्ड अपॉन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमारा जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, और उसको फिर हमने डेल्टा एच को भी हमने मतलब क्यू को रिप्लेस भी किया है डेल्टा एच से। तो जो इक्वेशन है ना हमारी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस बी डेल्टा वी, तो उस इक्वेशन पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बेटा, देखो मैं पढ़ती हूँ स्टेटमेंट। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है और उससे हम कैसे मेजर करते हैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड ऑल्सो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो दोनों को ही हम डेल्टा एच और डेल्टा यू को मेजर कैसे कर सकते हैं उसको भी हम अपना नेक्स्ट जो मैं टॉपिक कराऊंगी उसमें तुम्हें कराऊंगी बेटा। ठीक है, तो उसी से ही मतलब मेजर करके वैल्यू आई हुई है जो न्यूमेरिकल में हमें गिवन कर रखी है। ठीक है बेटा, तो देखो अब ध्यान से समझो, ये कह रहा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आ रही बेटा बात कि कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन की हीट है, तो इट मींस ये क्या गिवन है तुम्हें, डेल्टा यू। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट निकल जो भी मेजर करके आती है दैट इज डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमें क्या गिवन है, डेल्टा यू कितनी दे रखी है बेटा, वाज फाउंड टू बी 3263 है ना, 0.9 आई थिंक, हाँ 9। ठीक है, किलो जूल पर मोल। ठीक है बेटा, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर हमें दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वी हैव टू चेंज इट इन केल्विन बाय एडिंग 273 इन इट एंड वी गेट 298 केल्विन। ठीक है बेटा, कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर वाली जो हीट होती है वो बेसिकली क्या होती है, डेल्टा एच होती है। तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इन्होंने हमें जब इसमें देखो इक्वेशन ना यहाँ पर सोल्यूशन में गिवन कर रखी है, मतलब सोल्यूशन में दे रखी है। तुम कहोगे कि सोल्यूशन में दे रखी है हम कैसे करेंगे, तो ये भी अभी बेटा मैं तुम्हें बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि अभी तुमने हीट ऑफ कंबशन नहीं किया है, वो आगे के टॉपिक्स में आएगा। तो वहां मैं तुम्हें रिएक्शन को बनाना भी सिखाऊंगी। ठीक है बेटा, तो अभी जो रिएक्शन गिवन है इसलिए मैंने उसको लिख दिया है, बारी बारी हम उसको देखते तो टाइम लगता। ठीक है ना, तुम्हारी थोड़ी उसके लिए इजीनेस के लिए मैंने पहले उसको राइट डाउन कर दिया है। तो कंबशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि किसी चीज को हम जला रहे हैं। ठीक है बेटा, और कोई भी अगर हम कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड जब हम उसको एक तरीके से फुली जला देते हैं, जितनी उसको नीड है उतनी ऑक्सीजन अगर हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, तो हमेशा ही हाइड्रोकार्बन से जो प्रोडक्ट बनता है ना बेटा वो CO2 और H2O ही बनते हैं। तो हम ऐसे इजीली रिएक्शन को बना सकते हैं। किसको जलाना है वो उसने हमें गिवन कर रखा है, दैट इज बेंजीन एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन दैट इज C6H6। जलाएंगे इट मींस कि हम उसको किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ, तो इसलिए O2 हमने लिख दिया। जब कभी भी हाइड्रोकार्बन अगर कंप्लीटली बर्न आउट होता है तो प्रोडक्ट हमेशा ही बेटा CO2 और H2O बनते हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट हमने CO2 और H2O कर दिया और इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। जैसे इक्वेशन को तुमने 10th में बैलेंस करना सीखा था है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, तो जस्ट हमने ऐसे उसको बैलेंस कर दिया। ठीक है बेटा, अब हम इसने इक्वेशन को हमने क्यों लिखा है ना, टू फाइंड आउट द डेल्टा Ng, क्योंकि हमें यहाँ ना प्रेशर पता है, हमें ना यहाँ वॉल्यूम पता है। तो हम यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT, ये यूज करेंगे बेटा, क्योंकि हमें टेम्परेचर भी दे रखा है। ठीक है बेटा, तो डेल्टा Ng निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, N2 माइनस N1। अब N2 कितने हैं, देखो गैसियस यहाँ पर क्या है, CO2 है। वाटर तो यहाँ पर क्या है, वाटर लिक्विड ही बनकर आता है बेटा। ठीक है, वो अलग बात है, वो बर्न आउट हो जाता है। ठीक है, तो CO2 हमारा ही यहाँ पर गैसियस है और उसके मोल्स कितने हैं, 6 हैं। तो प्रोडक्ट में जो गैसियस हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है 6। और रिएक्टेंट साइड में देखो, क्योंकि बेंजीन लिक्विड होता है बेटा, तो ऑक्सीजन ही खाली गैस है और उसके कितने मोल हैं, 7.5। अब 6 में से 7.5 को घटाओगे तो कितना बचेगा, -1.5। ठीक है ना, तो -1 × 1/2 और जो कि क्या होगा -3/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें डेल्टा Ng मिल गया। अच्छा, R जिसकी वैल्यू तुम्हें 8.314 बता रखी है वो जूल पर केल्विन में होती है बेटा। ठीक है ना बेटा, तो हमारे पास पर जो डेल्टा यू की वैल्यू है वो किलो जूल में है, तो बेटर है हम इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट कर लें, तो 1000 से डिवाइड करके हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 0.008314 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब हम इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमें डेल्टा H मिल जाएगा। डेल्टा H इज इक्वल टू
डेल्टा यू हमारा कितना है 3263.9, ठीक है बेटा, प्लस इसमें हमें प्लस क्या करना है, एक तो ब्रैकेट में कर लेते हैं, -3/2। आर हमारा कितना है, अभी हमने उसको किलो जूल में कन्वर्ट किया 0.008314। टेम्परेचर कितना है, इसको अलग हटा दो जरा, टेम्परेचर है 298। तो इन सबको बेटा सॉल्व करोगे तो यहाँ से डेल्टा एच भी तुम्हारा किस में निकल कर आ जाएगा, किलो जूल पर मोल में निकल कर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आ रही है बेटा बात समझ में? ठीक, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से क्या किया है, अपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, मतलब इस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। आगे भी और तुम ट्राई कर सकते हो, जो अनसॉल्व है उसमें से भी बेटा 1-2 ट्राई कर सकते हो, एटलीस्ट 2 जरूर ट्राई करना, और सारे करोगे तो बहुत अच्छा है बेटा, है ना। बाकी सॉल्व को भी देखो और अनसॉल्व को भी करना। ठीक है बेटा, अब जो इसमें नेक्स्ट छोटी छोटी सी बस 3 डेफिनेशंस हैं, उनको और मैंने तुम्हें टिक किया था। होपफुली शायद तुमने इन सबको राइट डाउन कर लिया होगा, बट अगर नहीं किया है तो बेटा फिर पहले वीडियोस को देखना और फिर इनको बेटा लिख लेना, जरूर कर लेना बेटा। प्लीज अपने काम को ऐसे ही सरकाना आगे, मैं इनको बिल्कुल भी बेटा स्कूल में रिपीट नहीं करूंगी, टाइम ही नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, अब भी मेरे को काफी गिल्ट आ रहा है कि मतलब मैंने वीडियो बनाने में बेटा थोड़ा टाइम लगा दिया। एक्चुअल में थोड़ा फंक्शंस भी थे घर में, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हो गया, मैं बहुत चाह कर भी ना बना नहीं पाई। अब भी मैं मतलब निकाल के आई हूँ बस जैसे तैसे टाइम, बट ये है कि तुम्हारे साथ अब और ज्यादा हम तुम्हारा लॉस तो नहीं कर सकते ना बेटा। ठीक है, तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी बेटा कि आगे मतलब टाइमली तुम्हें सारे टॉपिक्स की अच्छे से वीडियोस मिलती रहें, और तुम बेटा इनको अच्छे से देखो, अच्छे से इनकी प्रॉब्लम्स को करो, अच्छे से इनको राइट डाउन करो और अच्छे से इनको लर्न भी करते चलो। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा देखो 3 छोटी छोटी सी डेफिनेशन है कि हीट कैपेसिटी, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक है हमारी मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये क्या होती है, देखो कोई भी सिस्टम है मेरे पास, मान लो स्टील की रॉड है, ठीक है, अच्छा ऐसी मान लो मेरे पास ग्लास है। ठीक है, तो मतलब 2 चीजें हैं, मान चलो हम कंडक्टर्स को ले लेते हैं, एक हमने स्टील की रॉड ले ली, एक मान लो कॉपर की रॉड ले ली। ठीक है, तो दोनों का मैंने टेम्परेचर मेजर करा। ठीक बेटा, कि हमने उनको मेजर करा कि भाई इसका कितना टेम्परेचर है, इसका कितना टेम्परेचर है। मान लो भाई सेम उस पर हैं तो दोनों का सेम है ना भाई, अभी रूम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं। ठीक बेटा, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों को इतनी हीट दें, अलग अलग हम दोनों को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी हीट बस हमें उन्हें देनी है कि उनका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर जाए। लिक्विड से भी हम कर सकते हैं इजीली, है ना, क्योंकि उसमें हमें थर्मामीटर को डालकर टेम्परेचर मेजर करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे पानी ले लिया, बेंजीन ले लिया, हमने थर्मामीटर डाल के दोनों का टेम्परेचर नोट किया, मान लो उस टाइम सेम था। ठीक है, अब दोनों का ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें बढ़ाने के लिए हमें उनको कितना गर्म करना पड़ता है। सब जरूरी नहीं है सबको बराबर हीट हमें देनी पड़े, समझ रहे हो ना बेटा, कि किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमने उसको कितनी हीट दी, वो हीट उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, अरे बेटा बात मतलब वो उसकी सिंपल हीट कैपेसिटी कहलाती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब कहलाती है जब हमने उस सब्सटेंस का 1 ग्राम ले लिया हो, और मोलर हीट कैपेसिटी जब बन जाती है वो जब हमने उस सब्सटेंस का 1 मोल ले लिया हो। ठीक है, जैसे कार्बन है, हमने 1 ग्राम कार्बन के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमने उसको कितनी हीट दी, वो तो होगी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और 12 ग्राम अगर हम ले लें, क्योंकि 12 ग्राम उसका 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो 12 ग्राम जो पूरा हमारे पास सब्सटेंस है, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड यूनिफॉर्मली बढ़ाने के लिए हमने उसको कितनी हीट प्रोवाइड की, वो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो amount of heat given to a system to raise its temperature by 1 degree centigrade is its heat capacity. And if we measure it for 1 gram amount, then it becomes specific heat capacity. And if we measure it for 1 mole, then it becomes molar heat capacity. ठीक है, तो ये 3 छोटी छोटी सी डेफिनेशंस और थी। तो इतना मैंने तुम्हें रिटर्न वर्क मैंने तुम्हें वहाँ जो भी है ना वो हाइलाइटर से हाईलाइट करके भेज दिया था, तो ये उनसे रिलेटेड बेटा सारी वीडियोस हैं, अच्छे से देखो, समझो, लर्न कर लो। फिर मैं तुम्हें कल ही नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो भेजूंगी और उसका रिटर्न वर्क भी सेंड करूंगी। ठीक है बेटा, ओके।